हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य सेकेंडरी पर स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो सेशन है इसमें यह करंट अफेयर का यानी कि समसामयिक से जुड़ी जो भी घटनाएं होगी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, कहीं पर भी जिस भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर यानी कि समसामयिक पूछा जाता है, वहाँ पर ये जो भी यहाँ पर प्रश्न आपको बताए जाएंगे वहाँ पर आपके एग्जाम में आने की इनकी प्रबल संभावना होगी। तो इस प्रकार हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर आज चलते हैं। तो देखिए, आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। इस दिवस की थीम क्या है, इस दिवस का विषय क्या है? 2020 में भी हाल ही मनाया गया है। तो देखिए, इस बार जो साक्षरता दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इसकी थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, यानी कि कोविड-19 संकट के दौर में साक्षरता और शिक्षा। तो इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है कोविड-19 संकट के दौर में साक्षरता और शिक्षा, या इंग्लिश में कहेंगे तो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। अब देखिए, यहाँ पर बात किसी की गई है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। यह आपका प्रति एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति एक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए, यह 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो यह क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पूरे विश्व में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, किसको? साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, और जो भी आपके संसार में अशांति है उसको समाप्त करने के लिए, यानी कि शांति को बढ़ावा देने के लिए। तो साक्षरता, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, क्यों मनाया जाता है? यह साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए और शांति को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है। और यह प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। आप देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है जो कि 8 सितंबर को मनाया गया है, अभी हाल ही में 8 सितंबर 2020 को मनाया गया। कब? 8 सितंबर 2020 को मनाया गया। अब देखिए, इस बार इसकी थीम आपको बता दिया गया क्या है? कोविड-19 संकट के दौर में साक्षरता और शिक्षा। अब देखिए, जो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? देखिए, तो इसको मनाए जाने की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई, सॉरी 1966 को की गई थी। कब? 26 अक्टूबर 1966, यानी कि 26 अक्टूबर 1966 को यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई? तो यह घोषणा की गई 26 अक्टूबर 1966 को। लेकिन यह आपसे पूछ लिया जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है यह पहली बार कब मनाया गया? कब फर्स्ट टाइम मनाया गया? तो यह पहली बार 1967 में मनाया गया था। कब? 1967 में यह क्या किया गया था? पहली बार मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 1967 में हुई। पहली बार कब मनाया गया? 1967 में मनाया गया। लेकिन इसको मनाए जाने की घोषणा कब की गई? तो इसको मनाए जाने की घोषणा 26 अक्टूबर 1966 को की गई, और यह प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है, इस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में आपको बताया गया। इस बार देखिए, इसकी थीम भी बता दी गई, लेकिन जो यह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है इसको मनाता कौन है? यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको मनाता कौन है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है इसको कौन मनाता है? इसको यूनेस्को मनाता है। कौन? यूनेस्को इसको मनाता है। आई भाषण में, तो यूनेस्को एक संगठन है जो क्या करता है? जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाता है। अब देखिए, जो यूनेस्को है, यूनेस्को के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। यूनेस्को का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जो यूनेस्को है, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका अगर हिंदी में अनुवाद कर दे तो होगा आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। और यूनेस्को के बारे में आपको बताया कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब देखिए जो यूनेस्को है, यूनेस्को के फुल फॉर्म तो हमने जान लिया, लेकिन देखिए जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब की गई इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यह प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। इसका जो हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय स्थित है वह पेरिस में स्थित है। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस में पड़ता है, वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। और पेरिस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। और पेरिस को जो पेरिस है यह सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे स्थित है आपका पेरिस शहर। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। और जो यूनेस्को है इसके वर्तमान में हेड कौन है, यानी कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जो इसके वर्तमान में यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष है आंद्रे एजोले। कौन? आंद्रे एजोले इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? आंद्रे एजोले वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब देखिए इसके बारे में एक और बात ध्यान रख लीजिए कि अभी हाल ही में भारत देखिए यूनेस्को का एक विश्व धरोहर सूची होती है। और इसके यूनेस्को के विश्व धरोहर जो सूची है, शहर है, विश्व धरोहर की जो शहर की सूची है उसमें अभी हाल ही में भारत के जो राजस्थान का शहर है जयपुर को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के धरोहर सूची का जो पहचान जो प्रमाण पत्र है यह कब मिला है? प्रमाण पत्र इसको देखिए यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट है उसमें इसको शामिल किया गया है। किसको? जयपुर शहर को शामिल किया गया। और यह प्रमाण पत्र कब दिया गया है? यह प्रमाण पत्र दिया गया है 2020 में। कब? 5 फरवरी 2020 को यह प्रमाण पत्र दिया गया। लेकिन इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा कब की गई? तो वह घोषणा हो चुकी थी आपका 2019 में। घोषणा कब हुई थी? 2019 में घोषणा की गई थी। लेकिन इसे कब प्रमाण पत्र दिया गया आपका? तो प्रमाण पत्र 5 फरवरी 2020 को दिया गया है। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई होंगी समझ में आई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सीआरपीएफ की पहली महिला निरीक्षक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सीआरपीएफ की पहली महिला निरीक्षक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम है चारू सिन्हा। तो अभी हाल ही में चारू सिन्हा को श्रीनगर सीआरपीएफ की पहली महिला निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए जो श्रीनगर का जो नक्सली वाला एरिया है, कहाँ का? जो श्रीनगर का नक्सली क्षेत्र है, श्रीनगर का जो नक्सलवादी एरिया है, नक्सलवादी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पहली बार किसी महिला को कमान दी गई है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि श्रीनगर का जो नक्सली क्षेत्र है इस क्षेत्र में पहली बार किसी महिला को कमान सौंपी गई है। फर्स्ट टाइम किसी महिला को यह कमान सौंपी गई है। और उन महिला का नाम क्या है? उनका नाम है चारू सिन्हा।
इनको अभी हाल ही में आईजी बनाया गया है। कहाँ का? श्रीनगर के सीआरपीएफ का। कहाँ का? श्रीनगर के सीआरपीएफ का आईजी बनाया गया। अब देखिए जो चारों सिन्हा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इससे पहले बिहार जो राज्य है, बिहार के नक्सली क्षेत्र में जो भी नक्सलवादी थे उन नक्सलवादियों को का छक्का छुड़ा चुके हैं। मतलब इन्होंने जो भी नक्सली क्षेत्र जो आपका बिहार का नक्सली क्षेत्र है, वहां के जो भी नक्सली लोग थे, नक्सलवादी थे, उनको इन्होंने धूल चटा रखा है। इस कारण से इससे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ कुछ थी किसी राज्य की, तो हाँ, इससे पहले ये बिहार की आईजी रह चुकी है। कहाँ की? बिहार की आईजी रह चुके हैं। बिहार की जो है नक्सलवादी एरिया, वहां पर निरीक्षक के रूप में एक कार्य कर चुके हैं। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सीआरपीएफ की पहली महिला निरीक्षक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? चारों सिन्हा को नियुक्त किया गया। आप देखिए यहाँ पर बात आई है किसकी? श्रीनगर की। किसकी? श्रीनगर की। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो श्रीनगर है, श्रीनगर में स्थित है आपका डल झील। क्या? डल झील आपसे पूछ लिया जाए कहां पर स्थित है, तो यह श्रीनगर में स्थित है। अगर ऐसे बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका डल झील। श्रीनगर में स्थित है डल झील। देखिए जो डल झील है, इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है। श्रीनगर का अगर पूछ लिया जाए श्रीनगर का गहना किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर का गहना डल झील को कहा जाता है, या डल झील को ही जम्मू कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर है इसका मुकुट कहा जाता है। तो जो डल झील है इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुकुट कहा जाता है। और यहीं पर एक झील स्थित है, बुलर झील। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए बुलर झील कहां पर स्थित है, वो भी आपका श्रीनगर यानी कि कैसे कहें तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बुलर झील भी कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की बुलर झील है, जो भी कहां पर स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, जो श्रीनगर है इससे प्रश्न बन जाता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। किसके? झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। और यह जो श्रृंखला हम लोगों की बहुत दिनों से नहीं चल रही है, तो इसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए श्रीनगर किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। आते हैं, देखिए गोरखपुर पूछ लिया जाए, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किसके? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? वह आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और देखिए जो कानपुर है, कानपुर वाराणसी, कानपुर वाराणसी, देखिए कानपुर वाराणसी ये सब कहां पर, और ये सब कहां पर स्थित है, तो कानपुर और वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ यमुना नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के, सॉरी गोमती नदी के किनारे स्थित है। किसके? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया गया, यहाँ पर जो भी नदी के किनारे स्थित शहर है उनके बारे में बताया गया। अब देखिए अगर देशों में जाते हैं तो अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया गया जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वह किस नदी के किनारे स्थित है, यह सीन नदी के किनारे स्थित है। किसके? सीन नदी के किनारे स्थित है। अगर लंदन, लंदन जो शहर है इसको पूछ लिया, लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है, यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किसके? टेम्स, या इसको थेम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेम्स या थेम्स। तो लंदन टेम्स या थेम्स नदी के किनारे स्थित है। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर श्रीनगर जम्मू कश्मीर की बात की गई, तो आपको बताया गया कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। और श्रीनगर की जो सीआरपीएफ है उसी की पहली महिला आईजी कौन बनी है? चारू सिन्हा बनी है। देखिए यहाँ पर बात है किसकी? सीआरपीएफ की। किसकी? सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो देखिए जो सीआरपीएफ है इसकी स्थापना 1939 में की गई। इसकी स्थापना 1939 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका नाम सीआरपीएफ कब दिया गया? तो यह नाम इसको 1949 में दिया गया। कब दिया गया? 1949 में दिया गया, यानी जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम कुछ और था। तो देखिए जो सीआरपीएफ है इसकी स्थापना 1939 में की गई, इसको यह नाम कब दिया गया? 1949 में यह नाम इसको दिया गया था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष पीके माहेश्वरी हैं।
सीआरपीएफ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वे कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष पीके माहेश्वरी हैं। कौन? पीके माहेश्वरी वर्तमान में सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी आईपीएल टीम 5 मिलियन इंस्टाग्राम का आंकड़ा छूने वाली पहली टीम बनी है? तो अभी हाल ही में कौन सी टीम 5 मिलियन इंस्टाग्राम का आंकड़ा छूने वाली पहली टीम बनी है? तो उसका नाम है मुंबई इंडियंस। कौन? मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और यह 5 मिलियन इंस्टाग्राम का आंकड़ा छूने वाली भारत जो यह टीम है आईपीएल की, यह पहली टीम बनी है। तो देखिए कौन बनी है? मुंबई इंडियंस अभी हाल ही में 5 मिलियन का आंकड़ा छूने वाली पहली टीम बनी है। फर्स्ट टीम कौन बनी है? मुंबई बनी है। तो देखिए सबसे ज्यादा किसके फॉलोअर्स हैं? मुंबई के। दूसरे नंबर पर आपका चेन्नई सुपर किंग है। कौन? दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग है। कौन? चेन्नई सुपर किंग दूसरे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पर जो मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस के वर्तमान में कप्तान कौन है? हिटमैन है। कौन? रोहित शर्मा है। कौन? इसके जो कैप्टन है कौन है? रोहित शर्मा। इनको हिटमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिटमैन भी कहा जाता है। रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है इस कारण से इंपॉर्टेंट है कि इनको अभी हाल ही में 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत का सर्वोच्च सम्मान, खेल का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में किन्हें दिया गया है? खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में किन्हें दिया गया है? रोहित शर्मा को दिया गया है। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर बने। कौन से क्रिकेटर? 4th नंबर के क्रिकेटर बने हैं। आई बात समझ में? तो भारत के चौथे क्रिकेटर कौन बने हैं जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया हो? तो उनका नाम है रोहित शर्मा और 29 अगस्त 2020 को इनको यह पुरस्कार दिया गया और उसी दिन इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। देखिए इनसे पहले 3 लोगों को दिया जा चुका है। एक आपके सचिन तेंदुलकर को दिया जा चुका है। किसको? सचिन तेंदुलकर को दिया जा चुका है। माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को भी दिया जा चुका है। इनको महेंद्र सिंह धोनी को भी दिया जा चुका है और चीकू यानी कि विराट कोहली को भी दिया जा चुका है। तो रोहित शर्मा से पहले भारतीय कितने क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? तो 3 है। नंबर 1 सचिन तेंदुलकर, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, फिर उसके बाद आपका नंबर आता है विराट कोहली का। किसका? विराट कोहली का। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था यह 5 लोगों को दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया था। देखिए यहाँ पर बात किसी की गई है? आईपीएल की बात की गई है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताया गया कि आईपीएल की पहली टीम कौन बनी है जिसने 5 मिलियन इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन का आंकड़ा टच कर लिया है? तो कौन है? मुंबई इंडियन। अब देखिए यहाँ पर बात की है किसकी? आईपीएल की। तो आपको बताया गया कि जो 2020 का आईपीएल है यह 2020 का आईपीएल कोविड-19 के कारण टाल दिया गया था। क्या किया गया था? कोविड-19 के कारण टाल दिया गया था। लेकिन अब यह होगा कहां पर? यह 19 सितंबर से खेला जाएगा। कब से? 19 सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा। 2020 से स्टार्ट हुआ। कहां पर खेला जाएगा? यूएई में खेला जाएगा। कहां पर? यूएई में खेला जाएगा यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात में यह आपका आईपीएल खेला जाएगा। कब खेला जाएगा? 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यूएई की बात आई तो आपको बताया गया है कि जो यूएई है यह इसने अभी हाल ही में अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था। क्या किया था? अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था और इसका यह पहला मंगल मिशन था। कौन सा मंगल मिशन था? फर्स्ट मंगल मिशन था। तो अभी हाल ही में यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम होप था। जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? होप मिशन रखा था। क्या? होप मिशन रखा था। आई बात समझ में? तो उसका नाम क्या था? होप मिशन था। तो अभी हाल ही में यूएई ने अपना पहला मंगल मिशन पूर्ण किया
लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा था, होप रखा गया था। और जो आईपीएल है यह 2020 में 19 सितंबर को कहां पर खेला जाएगा, यूएई के अंदर खेला जाएगा। एक और बात ध्यान रखिए, जो यह इस बार का आईपीएल खेला जाएगा यह आईपीएल का 13वां संस्करण है। कौन सा, 13वां संस्करण है। तो और पहला कब खेला गया, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, मतलब 2008 में यह पहली बार खेला गया था। और जो पहला आईपीएल था वह राजस्थान रॉयल ने जीता था। किसने, राजस्थान रॉयल ने पहला आपका जो आईपीएल था उसको जीता था। तो पहला आईपीएल किसने जीता था, राजस्थान रॉयल ने जीता था। लेकिन जो आपको फॉलोअर्स की बात की जाए, इस समय अगर राजस्थान की बात करते हैं तो पहले नंबर पर मुंबई है और लास्ट में आपका राजस्थान है। लास्ट में कौन है, राजस्थान है। और देखिए इस बार जो 2020 में आईपीएल होगा इसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। कितनी टीमें, 8 टीम इसमें कुल भाग लेंगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आशा है जो भी आप लोगों को बातें बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य का कौन सा जिला राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु का वो कौन सा जिला है जो पहला है, तमिलनाडु का पहला जिला बना है पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला। तो उस जिले का नाम है विरुधुनगर। उस जिले का नाम क्या है, विरुधुनगर। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु का विरुधुनगर जिला तमिलनाडु राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना। अब देखिए यहाँ पर विरुधुर जिला बना है। अब यहाँ पर बात आई, देखिए पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला। तो पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यहाँ पर इससे है कि जो विरुधु नगर है इसमें कोई भी अगर सहायता दी जाएगी तो वहां पर कैश का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका उपयोग, कैश का उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि वहां पर जो भी लेन-देन होंगे, वहां पर जो भी लेन-देन होंगे उन लेन-देन में कैश का उपयोग नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। और वो भी किसके द्वारा, एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा। किसके द्वारा, एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, बैंकिंग के द्वारा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में जो विरुधुनगर है यह तमिलनाडु राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना है। पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला राज्य का मतलब आपको बताया गया कि यहाँ पर कोई भी लेन देन होगा तो उसमें कैश का उपयोग नहीं किया जाएगा। उसमें किसका उपयोग किया जाएगा, उसमें ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट किया जाएगा। एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं वहां पर उपलब्ध है। इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं या एटीएम के द्वारा वहां पर पेमेंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एटीएम का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या, एटीएम आपको कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखिए आपको बताया गया कि तमिलनाडु राज्य का पहला जिला कौन है जो पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है, तो उसका नाम है विरुधुनगर। अब देखिए जो विरुधुनगर है यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है काशी। जिसका नाम क्या है, शिव काशी उसका नाम क्या है, शिव काशी स्थान। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शिव काशी स्थान कहां पर स्थित है या क्यों, इसको बताया गया। अभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो देखिए जो विरुधुनगर है, विरुधुनगर जिले में शिव काशी स्थान स्थित है। अब देखिए जो यह शिव काशी स्थान है यह किस कारण से प्रसिद्ध है, तो यह भारत में पटाखा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पटाखा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में कौन सा क्षेत्र है, कौन सा स्थान है जो पटाखा उद्योग या विस्फोटकों के लिए प्रसिद्ध है, विस्फोटकों के लिए प्रसिद्ध है। माचिस या ऐसे बारूद के लिए भी कर सकते हैं। तो भारत में कौन सा, जो तमिलनाडु का जो विरुधुनगर जिला है इसमें कौन सा स्थान है, तो शिव
काशी नामक स्थान है जो भारत में पटाखों के उद्योग के लिए या विस्फोटकों के लिए या बारूद के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मतलब इसका यह होगा कि जो शिव काशी स्थान है इसमें पटाखों का जो पटाखा है उसमें उनका निर्माण किया जाता है, विस्फोटकों का निर्माण किया जाता है और बारूद का निर्माण भी किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने ऐसा तमिलनाडु का पहला राज्य बना, तमिलनाडु राज्य का पहला जिला बना आपका विरुधुनगर, जो कि पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वहां पर उपलब्ध कराई गई। अब देखिए वर्तमान में तो यहाँ पर बात की गई किसकी, तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के सीएम है ई.के. पलानीस्वामी। कौन, ई.के. पलानीस्वामी। ई.के. पलानीस्वामी इस समय वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम है। कौन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और इस एक बात को ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो सीएम है ई.के. पलानीस्वामी, इन्होंने नेत्रदान करने का फैसला किया है। क्या किया है, नेत्रदान करने का फैसला किया, यानी कि इन्होंने कहा है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने नेत्र को दान कर दूंगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत में नेत्रदान, भारत में पूरे भारत की बात यहाँ पर हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है। भारत में देखिए नेत्रदान या अंगदान, नेत्रदान या अंगदान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में नेत्रदान या अंगदान में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु नेत्रदान करने वाला या अंगदान करने वाला भारत का सबसे ज्यादा मतलब अंगदान या नेत्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है। मतलब तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अंगदान और नेत्रदान किए जाते हैं। अभिभाषण में अब देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, भारत का ही एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। कौन, सिक्किम। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिक्किम भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक खाद का उपयोग करने वाला राज्य है। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक खाद का उपयोग करने वाला या भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला जैविक राज्य है आपका सिक्किम। कौन, सिक्किम। तो भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम। लेकिन भारत का पहला नेत्रदान या अंगदान करने वाला सबसे ज्यादा संख्या में राज्य कौन सा है, तो है आपका तमिलनाडु। एक और बात ध्यान रखिएगा, भारत में पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो उसका नाम है केरल। कौन, भारत में पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो है केरल। भारत में पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, तो भारत में पहला पूर्ण जैविक राज्य आपका सिक्किम। आईवासन में अब देखिए यहाँ पर तमिलनाडु की बात की गई तो इसके सीएम मुख्यमंत्री की बात हो गई। अब इसके गवर्नर की बात करते हैं। तो इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित इसके वर्तमान में गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल हैं। अब देखिए तमिलनाडु में ही आपका, जैसे मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक टिक बताया था कि कोई दोस्त क्या करता है, अपने मित्र से मिलने के लिए जाता है, और जब जाता है अपने मित्र से मिलने के लिए टूर पर जाता है। कहाँ पर जाता है, कोई दोस्त अपने मित्र से मिलने के लिए टूर पर जाता है, और जब वापस आता है तो कहता है वाह, जो टूर था वो कैसा था, वेरी गुड था। जो टूर था वो कैसा था, वेरी गुड था। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर किस बात की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो तमिलनाडु है यहीं पर स्थित है मेट्टूर बांध। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है, तो मेट्टूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। और किस नदी पर बना है, तो यह आपका कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पर, कावेरी नदी पर बनाया गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक दोस्त अपने मित्र से मिलने के लिए गया, तो मिलने से हो गया आपका तमिलनाडु। कहाँ पर गया, मिलने के लिए टूर पर गया, तो ठीक क्या हुई, मेट्टूर। टूर से क्या हो गया, मेट्टूर बांध। और उधर से जब वापस आया तो कहा जो टूर था वो कैसा था, वेरी गुड था। वेरी मतलब कावेरी, वेरी मतलब क्या, कावेरी। तो जो मेट्टूर बांध है वो किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु का ही एक शहर है मदुरै। कौन, एक शहर है मदुरै। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मदुरै शहर है तमिलनाडु का, उसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसका, मंदिरों का शहर कहा जाता है। और जो मदुरै है यहीं पर मीनाक्षी मंदिर है। कौन, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में ही स्थित है आपका मीनाक्षी मंदिर। और यह शिव और पार्वती को समर्पित है। किनको, शिव और पार्वती को समर्पित है। इसके
इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो मीनाक्षी मंदिर है यह द्रविड़ शैली में बनाया गया है। किस शैली में? द्रविड़ शैली में बनाया गया है। द्रविड़ शैली का मतलब होता है कि इसका जो आकार है वो लगभग पिरामिड के समान है। किसके? पिरामिड के समान इसका आकार है। लेकिन जो हमारे यहाँ जो मंदिर बनाए जाते हैं ऐसे होते हैं आपके हमारे यहाँ के मंदिर, तो इन पर जो ये वाला डिजाइन होता है, इन पर जो ये वाला डिजाइन होता है इनको कहा जाता है नागर शैली। तो हमारे यहाँ जो भी मंदिर बनाए जाते हैं सभी किस शैली में बनाए जाते हैं? नागर शैली में बनाए जाते हैं। लेकिन अगर मदुरै का जो मीनाक्षी मंदिर है उसके बारे में बात करते हैं तो वह द्रविड़ शैली में बनाया गया और जो कहाँ पर पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को अमेरिकी ओपन से लाइन जज पर गेंद मारने के कारण बाहर कर दिया गया? तो अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को अमेरिकी ओपन से लाइन जज पर गेंद मारने के कारण बाहर कर दिया गया है? तो देखिए उनका नाम है नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच को अभी हाल ही में अमेरिकी ओपन से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। क्यों बाहर कर दिया गया है? इस काम से बाहर कर दिया गया कि इन्होंने लाइन जज पर क्या कर दी? उससे भी आकर गेंद मार दी। देखिए इस मामले को समझते हैं। यह ऐसा बहुत देखिए इस जो आपका अमेरिकी ओपन था इसमें सबसे ज्यादा जीतने की संभावना किनकी थी? नोवाक जोकोविच को जीतने की संभावना सबसे अधिक थी। इस कारण से अधिक थी कि जो रोजर फेडरर है वो भी इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिए थे और जो राफेल नडाल है उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया था। जो दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी है वो तो इसमें भाग ही नहीं लिए। इस कारण से जो नोवाक जोकोविच है इनके जीतने की संभावना सबसे अधिक थी। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी जिससे कारण इनको पूरे अमेरिकी ओपन से बाहर कर दिया गया। तो देखिए इन्होंने हुआ क्या? इन्होंने क्या किया? तो मानते हैं कि हमारी क्या है, यह हमारे जो इनकी जो बैडमिंटन है जो ओपन है उसकी यह क्या है? पिच है। अब देखिए इसमें हुआ क्या? इधर ऐसे दो पार्ट होंगे इसके, इधर आपके एक खिलाड़ी थे और यहाँ पर नोवाक जोकोविच खेल रहे थे। कौन? यहाँ पर नोवाक जोकोविच खेल रहे थे और यहाँ पर एक लाइन होती है, ऐसे एक लाइन होती है जिसको बेस लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस लाइन कहा जाता है। और इस बेस लाइन में यहाँ पर एक जज थी, यहाँ पर एक लाइन जज थी। देखिए यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर एक लाइन जज थी, लाइन जज थी जो कि महिला थी। क्या थी? महिला लाइन जज थी। देखिए यहाँ पर जो लाइन जज होते हैं क्या करते हैं? ये देखते हैं कि जो खिलाड़ी है वह कहीं इस बेस लाइन के अंदर तो नहीं आ गया है। तो ये क्या करती थी? यहाँ पर देखने का कार्य करते हैं। जो भी जज लाइन जज होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पर देखने का कार्य करते हैं कि जो खिलाड़ी है कहीं वह इस वाले बेस लाइन के अंतर्गत तो नहीं ना आ गया है। तो देखिए हुआ क्या कि जो नोवाक जोकोविच है यहाँ पर आपके नोवाक जोकोविच थे। कौन? नोवाक जोकोविच थे। तो नोवाक जोकोविच कहां पर थे? यहाँ पर थे नोवाक जोकोविच। और यहाँ पर थे पाब्लो कारेनो बस्टा। कौन थे? पाब्लो कारेनो बस्टा इधर थे दूसरे क्षेत्र में और पहले क्षेत्र में कौन थे? नोवाक जोकोविच थे। तो देखिए हुआ क्या कि जो नोवाक जोकोविच है ये मैच हार रहे थे। हारने का मतलब यह है कि ये मैच में पीछे थे। कहां पर थे? पीछे थे। जो पाब्लो केरोनो जो बस्टा है इसने क्या किया? इसके 6 पॉइंट हो चुके थे। कितने? 6 पॉइंट। और जो आपके नोवाक जोकोविच है इनके 5 पॉइंट थे। कितने? 5 पॉइंट थे, मतलब 5 अंक थे। और ये क्या हो रहे थे? 6-5 से पिछड़ रहे थे। तो इस कारण से जब बॉल इनकी तरफ आई तो इनको गुस्सा आ गया। पिछड़ रहे थे, चूंकि हार रहे थे, पिछड़ रहे थे, इस कारण से इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने गुस्से में अपने रैपिड से, जिससे आपका गेंद जो बॉल होती है उसको मारा जाता है, उस रैपिड से इन्होंने बॉल को दे मारा। और जो बॉल थी वह यहाँ पर इस वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन में जो लाइन जज थी महिला जो की थी उनकी गर्दन पर जा लगी। तो जो लाइन जज थी महिला उनकी गर्दन पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुस्से में मारा, बॉल को अपने रैपिड से गुस्से में मारा। लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन गुस्से में आकर इन्होंने ऐसा किया। और जब
मारा तो जो वह बॉल थी वह बेस लाइन के अंदर आ गई और बेस लाइन में मौजूद थी उस समय लाइन जज जो कि एक महिला थी, उनके गर्दन पर यह जो बॉल थी वह जा लगी, जिसके कारण से इनको जो नोवाक जोकोविच है इनको अमेरिकी ओपन से बाहर कर दिया गया। इन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, इन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन इनको यह जो इनका व्यवहार था यह आपका गलत माना गया और खेल भावना नहीं दिखाई देने के कारण इनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। लेकिन इनकी गलती नहीं थी, लेकिन इन्होंने गुस्से में आकर ऐसा कार्य कर दिया, तो इस कारण से इनको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमें क्षमा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अभी हाल ही में अमेरिकी ओपन से लाइन जज पर गेंद मारने के कारण किन्हें बाहर कर दिया गया है, नोवाक जोकोविच को बाहर कर दिया गया है। अब देखिए जब इनको बाहर कर दिया गया तो एक खिलाड़ी बचे आपके पाब्लो करेनो बस्टा, इनको विजयी घोषित कर दिया गया। क्या किया गया, विजयी घोषित कर दिया गया। जब भैया ये बाहर हो गए तो बचे कौन, यही बचे और उनको क्या कर दिया गया, विजयी घोषित कर दिया गया। जो ही इनको विजयी घोषित किया गया, दो जो नोवाक जोकोविच है एक कहां के रहने वाले हैं, तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। कहां के, सर्बिया के रहने वाले हैं। तो ये कहां के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं। अब देखिए जैसे ही पाब्लो करेनो बस्टा को विजयी घोषित किया गया, यहाँ पर दो रिकॉर्ड टूट गए और वह रिकॉर्ड यह था कि जो नोवाक जोकोविच है इन्होंने इनका 18वां ग्रैंड स्लैम, जो 18वां ग्रैंड स्लैम था, ग्रैंड स्लैम, यह 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूट गया। क्या हुआ, 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का इनका सपना टूट गया। मतलब अगर इसको जीत लेते तो इनके जीवन का 18वां ग्रैंड स्लैम होता, लेकिन यह सपना टूट गया। कब टूट गया, इन्होंने थोड़ी सी गलती की, गुस्से में आकर गेंद को दे मारा अपने रैकेट से, जो जाकर कहां पर लगी, महिला लाइन जज के गर्दन पर जा लगी, जिससे कारण इनको बाहर कर दिया गया। और एक और रिकॉर्ड टूटा, इनकी लगातार 29 जीते, इन्होंने अब तक लगातार 29 मैचों में जीत हासिल की थी। कितने मैचों में, 29 मैचों से लगातार अविजित घोषित होते आ रहे थे। मतलब इनको कोई 29 मैचों से लगातार इनको कोई अभी तक हराया नहीं था और यह रिकॉर्ड भी टूट गया जब इन्होंने इनको क्या कर दिया गया, इससे बाहर कर दिया गया और पाब्लो करेनो बस्टा को विजयी घोषित कर दिया गया। अब देखिए इसमें 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख डॉलर की राशि दी जानी थी नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को 2.5 लाख डॉलर की राशि दी जानी थी, लेकिन यह राशि भी रोक दी गई है। यह राशि भी इनको नहीं दी जाएगी। क्यों, क्योंकि इनको बाहर कर दिया गया, इस कारण से यह नहीं दी जाएगी। यहाँ पर देखिए जब ग्रैंड स्लैम की बात हुई है तो मैंने आपको कई बार बताया और यह प्रश्न आपका अभी हाल ही में जो 2020 में जो फरवरी में पेपर हुए थे आपके 10+2 CHSL के, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो ग्रैंड स्लैम है इसके कितने टूर्नामेंट होते हैं, कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनका क्रम बताइए। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने, 4। उनकी ट्रिक हमने आपको बताया अफवाह। क्या, इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है और इसमें अफवाह ज्यादा उड़ रही है, तो हमारी ट्रिक क्या है, अफवाह। अफवाह से मैंने बताया आपको सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन। कौन, फ्रेंच ओपन। और होता है तीसरा विंबलडन ओपन। कौन, विंबलडन ओपन। कौन, विंबलडन ओपन। और तीसरा चौथा होता है आपका यूएस ओपन, इसको हम कहते हैं अमेरिकी ओपन। क्या कहते हैं, अमेरिकी ओपन कहते हैं, जो जिससे अभी हाल ही में किनको बाहर कर दिया गया, नोवाक जोकोविच को बाहर कर दिया गया। ये आपका अमेरिकी ओपन या इसी को यूएस ओपन कहा जाता है। आप देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है यह सबसे पहले होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद ये आपका विंबलडन ओपन होता है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, अमेरिकन ओपन होता है। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था यह जनवरी 2020 में खेला गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला गया था, जनवरी 2020 में खेला गया था। और इस जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन था जनवरी 2020 में खेला गया, इसको किसने जीता था, तो इसको नोवाक जोकोविच ने जीता था। किसने, जिनको अभी हाल ही में अमेरिकी ओपन से बाहर किया गया, इन्होंने 2020 का जो
ऑस्ट्रेलियन ओपन था, इसका खिताब जीता था। तो 2020 में जो जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए थे उनको उसको किसने जीता था? तो उनको उसको जीता था नोवाक जोकोविच ने। तो पुरुषों वाला किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। लेकिन महिलाओं वाला कौन जीता था? तो महिलाओं वाला सोफिया केनिन ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुषों का किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओपन जो महिलाओं का था उसको किसने जीता? सोफिया केनिन ने जीता था। किसने? सोफिया केनिन ने जीता था। और ये कहाँ की है? तो ये यूएसए की है, यानी कि अमेरिका की है। तो अभी हाल ही में अमेरिकी ओपन से बाहर कर दिया गया है नोवाक जोकोविच को। और इन्होंने क्या किया था? जनवरी 2020 में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था, जो कि पुरुषों वाला था। और महिलाओं वाला किसने जीता था? सोफिया केनिन, जो कि यूएसए की है, इन्होंने जीता था। तो आशा है यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अगर जो भी यहाँ पर कंटेंट बताए गए अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।